मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th के अंतर्गत साइंस में केमिस्ट्री टॉपिक को, केमिस्ट्री विषय को, अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, इस अध्याय में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के गुण क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, क्षारक के गुण क्या होते हैं, साल्ट अर्थात लवण क्या होते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में हम अम्ल के बारे में पढ़ लिए हैं, क्षारक के बारे में पढ़ लिए हैं, लवण के बारे में अभी पढ़ना बाकी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा इस अध्याय में, जिस टॉपिक का नाम है अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता। अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता। अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता। अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता, ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। एसिड्स एंड बेसिस। अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे ज़्यादा अम्ली कौन होता है, कौन पदार्थ होता है और उसको कैसे पहचानेंगे, और सबसे ज़्यादा क्षारक कौन पदार्थ होता है, उसको कैसे पहचानेंगे। तो इनको पहचानने के लिए, अर्थात अम्ल और क्षारक की जो प्रबलता है, इसको पहचानने के लिए, इसकी जानकारी के लिए एक पीएच स्केल का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर अम्ल और क्षारक की प्रबलता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया, जिसको हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में स्टूडेंट्स क्या होता है कि 0 से लेकर 14 तक संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, जिसमें यदि कोई पदार्थ 0 मान दर्शा रहा है, अर्थात पीएच मान उसका 0 दर्शा रहा है, तो सबसे हार्ड, सबसे प्रबल अम्ल होगा। जबकि उस पीएच स्केल में यदि किसी पदार्थ का पीएच 14 है तो सबसे प्रबल क्षारक कहलाएगा। यदि 7 पीएच मान किसी पदार्थ का आ जा रहा है तो वह उदासीन कहलाएगा। याद रखेंगे, किसी भी कंडीशंस में किसी विलयन का, किसी पदार्थ का यदि पीएच मान यदि 7 हो जा रहा है तो वह उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। तो इसके लिए अम्ल और क्षारक की जानकारी के लिए, अम्ल और क्षारक की प्रबलता की जानकारी के लिए एक कह सकते हैं कि पैमाना, पीएच पैमाना कह सकते हैं, या पीएच स्केल कह सकते हैं, विकसित किया गया। तो हम थोड़ा उसके बारे में नोट कर लेंगे, तब हम क्या करेंगे कि उस पीएच स्केल को बनाएंगे, आपको दिखाएंगे पीएच स्केल कैसा होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल
एक स्केल विकसित किया गया, विकसित किया गया, किया गया, जिसे जिसे पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पीएच स्केल कहते हैं। तो यहाँ पर जो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की मात्रा जितनी अधिक होगी वह सांद्र होगा, मतलब वह विलयन उतना क्या होगा, अम्लीय ही होगा। अब हाइड्रोजन आयन की मात्रा या सांद्रता कम होगी तो वह क्या होगा, तो कमज़ोर होगा, मतलब सांद्र नहीं होगा, वो तनु होगा। तो याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो याद रखेंगे पीएच स्केल में भी लिख लेंगे, पीएच स्केल में 0 से 14 तक संख्याएं होती हैं जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पीएच स्केल में 0 से 14 तक संख्याएं होती हैं जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जरा हम पीएच स्केल बना लेते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखेंगे। एक सीधी लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा हम पीएच स्केल बना रहे हैं। ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर 0 होता है, 0 से स्टार्ट होता है। इसका मध्य भाग जो होता है 14 होता है, तो हम 14 यहाँ बना लेते हैं। ये क्या है, इसका मध्य भाग 7 है, सॉरी, इसका मध्य भाग 7 होता है और लास्ट में होता है स्टूडेंट्स 14। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ 7। यहाँ देखेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये नंबरिंग होती है जहाँ से हम पीएच स्केल में हम जान सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय। यहाँ पर ये उदासीन होता है। पीएच स्केल समझेंगे। यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और यहाँ पर होती है
हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। याद रखेंगे एक और चीज कि 7 से 0 की तरफ आने पर, 7 से पीएच पैमाना में 7 से 0 की तरफ आने पर, यहां पर हम आपको दिखा देते हैं, सात से 0 की तरफ आने पर यहाँ पर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, बढ़ रही है, कह सकते हैं बढ़ रही है। अर्थात आप लोग देखेंगे कि यदि हम 7 से 0 की तरफ आते हैं पीएच स्केल में, तो धीरे धीरे अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। मतलब यहाँ पर सबसे दुर्बल अम्ल होगा, यहाँ पर उससे अधिक मतलब प्रबलता, धीरे धीरे अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जबकि हम पीएच पैमाना में 7 से हम 14 की तरफ बढ़ते हैं, 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्षारीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ रही है। यहाँ पर क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि कोई पदार्थ का यदि पीएच मान 7 या 7 के आसपास होगा, तो वह पदार्थ यदि 7 से 6.9 होगा, तो इसका मतलब कि वो सबसे दुर्बल अम्ल होगा। और जबकि 7.1 होगा तो सबसे दुर्बल क्षार होगा। ये याद रखेंगे, क्योंकि सबसे प्रबल अम्ल 14 होता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH, और सबसे प्रबल अम्ल जो होता है वो होता है, सबसे प्रबल अम्ल होता है जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, HCl कहते हैं। सांद्र HCl सबसे सांद्र HCl सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है, प्रबल अम्ल होता है, जबकि सांद्र NaOH सबसे प्रबल क्षार होता है। तो ये याद रखेंगे। एक और चीज़ आपको बता दें कि जब 7 से इधर जाएंगे 0 की तरफ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, ये भी याद रखेंगे, बढ़ती है। मतलब 7 से यदि हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं पीएच स्केल में, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। यदि 7 से हम 14 की तरफ मूव जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घट रही है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होती है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि 7 से हम 0 की तरफ आ रहे हैं पीएच पैमाना में, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है, जबकि 7 से हम 14 की तरफ जा रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी आती जाती है। तो ये सारी चीज़ ये है पीएच पैमाना। इसमें आपको बता दें कि फिर से कि सबसे ज़्यादा कोई पदार्थ अम्लीय है तो उसका पीएच मान 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। जैसे HCl का पीएच मान कितना होता है, सांद्र HCl का 0 होता है, जो सबसे ज़्यादा सबसे प्रबल अम्ल कहलाता है। जबकि किसी विलयन का या किसी पदार्थ का पीएच मान यदि 14 है तो सबसे प्रबल क्षार कहलाएगा, जिसमें उदाहरण हमने आपको बताया है अभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड सांद्र
NaOH, जिसका pH मान कितना होता है, 14 होता है। तो ये रहा pH स्केल। इसके बारे में कुछ आप लोग लिख लेंगे, लिखेंगे कि pH स्केल में किसी पदार्थ का pH मान 7 होता है तो 7 होगा तो उदासीन होगा, हमने आपको बता दिया है। pH स्केल में किसी विलयन का pH मान 7 होता है तो उस विलयन की प्रकृति उदासीन होगी। ये याद रखेंगे। हमेशा किसी विलयन का या किसी पदार्थ का pH मान 7 होता है तो याद रखेंगे उस पदार्थ का pH मान या उस विलयन का pH मान 7 होने के कंडीशन में क्या होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। अगला हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। अगला कि यदि हम 7 से 0 के तरफ लिख लेंगे, यदि pH स्केल में 7 से 0 की तरफ, 0 अर्थात शून्य की ओर बढ़ते हैं या आते हैं, शून्य की ओर आते हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। तो यहाँ ये भी आप लोगों ने देखा कि pH स्केल में 7 से 0 के तरफ आते हैं, शून्य की तरफ आते हैं तो अम्लीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे धीरे धीरे अम्लीयता बढ़ती जाएगी। जबकि 7 से 14 के तरफ जाते हैं तो अगला लिख लेंगे, जबकि pH स्केल में 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान देंगे, बढ़ती जाती है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा, जबकि pH स्केल में 7 से 14 की तरफ हम बढ़ते हैं तो क्षारीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे, अर्थात लिख सकते हैं, बता दे रहे हैं, अर्थात कोई पदार्थ कितना अम्लीय होगा ये pH मान पर निर्भर करता है कि किसी पदार्थ के विलयन का pH मान कितना है। उसके अनुसार आप बता सकते हैं कि वह पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है। जैसे आपको दे दिया जाए, सपोज दैट हम यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं कि आपसे कोई कह दे, पूछ दे कि किसी विलयन का pH मान 6.9 है, तो आप तुरंत देखकर बता सकते हैं कि 6.9 यहाँ होगा, अर्थात विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा, लेकिन दुर्बल होगा। अम्ल क्या होगा, दुर्बल होगा। यदि पूछ दिया जाए किसी विलयन का मान
13 है, किसी पदार्थ के विलयन का मान 13 है, तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि वह विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। लेकिन क्या होगा, प्रबल होगा, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर दुर्बल होगा, यहाँ पर प्रबल क्षार होगा, यहाँ पर दुर्बल अम्ल होगा, यहाँ पर प्रबल अम्ल होगा, ये भी याद रखेंगे। तो पीएच मान ऐसे आपके हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, जैसे लार हो गया, रुधिर हो गया, पसीना हो गया, इन सब का पीएच मान पूछा जाता है, तो याद रखेंगे, इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो अब लिखेंगे आप लोग किसके बारे में, तो दैनिक जीवन में कुछ पीएच का महत्व है। अगली हेडिंग होगी स्टूडेंट्स, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ये सारे टॉपिक आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आगे की क्लासों में, वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे इससे। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ लिख लेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। ये हेडिंग है हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो पहला लिखेंगे इसमें, पहले लिख लेंगे इसमें कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या क्या है। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व निम्न है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व निम्न है। पहला महत्व देखेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे। पहला है हमारे शरीर का पीएच परास 7 से 7.8 होता है। देखेंगे हमारे शरीर का पीएच परास 7 से 7.8 तक कार्यशील रहता है, के बीच कार्यशील रहता है। हमारे शरीर का पीएच परास 7 से 7.8 के बीच कार्यशील रहता है। याद रखेंगे, हमारा जो शरीर है इसी पीएच पर कार्यरत रहता है, 7 से और 7.8 के बीच। दूसरा इम्पोर्टेंस देखेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंस है कि वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम होने पर याद रखेंगे, वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा कहलाती है। याद रखेंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि ताजमहल का रंग बदल क्यों रहा है।
तो वहाँ पर उसका सही जवाब होगा अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा क्यों होती है तो ये भी जान लेंगे। अम्लीय वर्षा होने का कारण है कि जिन स्थानों पे प्रदूषण ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो वायु में उपस्थित SO2 की मात्रा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, वो क्या होती है, वर्षा के साथ घुल जाती है, मिल जाती है, और वर्षा के साथ मिलने के कारण वर्षा के जल का pH 5.6 से कम होने लगता है, जिसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो याद रखेंगे, इसके कारण अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग जो है बदल रहा है, चेंज हो रहा है, ये भी याद रखेंगे। अगला तीसरा इसका इम्पोर्टेंस लिखेंगे। तीसरा इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स, पौधों को एक विशिष्ट pH मान की आवश्यकता होती है। पादपों मतलब पौधे होते हैं, पादपों को एक विशिष्ट pH मान की आवश्यकता होती है। विशिष्ट pH मान की आवश्यकता होती है। विशिष्ट pH मान की आवश्यकता होती है। चौथा इसका देखेंगे, चौथा महत्व देखेंगे pH का। तो मनुष्य के आमाशय में, अर्थात हम लोग के आमाशय में, याद रखेंगे, मनुष्य के आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियों से HCl, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। देखेंगे, मनुष्य के आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियों से HCl, यहाँ ध्यान देंगे, जठर ग्रंथियों से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, मनुष्य के आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। ये जब आप लोग जैव प्रक्रम पढ़ेंगे बायोलॉजी में, कक्षा 10 के बायोलॉजी में जैव प्रक्रम पढ़ेंगे, तो इसके बारे में पढ़ाया जाएगा कि जठर ग्रंथियाँ क्या होती हैं, उनमें कैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और कैसे भोजन का पाचन करता है। अगला हम देखेंगे इसका इम्पोर्टेंस, पांचवा इम्पोर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, तो पांचवा इम्पोर्टेंस है इसका कि मुंह के pH का मान, याद रखेंगे, हमारे मुंह के pH का मान, मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर 5.5 से कम होने पर दांतों के इनेमल, जिसको हम लोग दंत वल्क कहते हैं, दंत वल्क,
दांतों का इनेमल संक्षारित होता है, संक्षारित होता है। तो यहाँ देखेंगे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों के इनेमल दंतवल्क संक्षारित होता है। आपको एक और चीज़ यहाँ बता दें कि यह जो इनेमल होता है, हमारे जो दांत होते हैं, देख लेंगे जरा। सपोज दैट ये जो हमारे टीथ होते हैं, ये जो दांत होते हैं, तो दांत का जो बाहरी पार्ट होता है, चारों तरफ से ये जो पार्ट होता है, ये ही इनेमल कहलाता है। याद रखेंगे, दांतों का जो ऊपरी भाग होता है ये इनेमल कहलाता है। और यहाँ से एक और जीके का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो दांतों का इनेमल। याद रखेंगे, सबसे शरीर का कठोर भाग इनेमल होता है और दांतों के ऊपरी भागों में पाया जाता है। यदि मुंह का पीएच मान यदि 5.5 से कम होने लगता है तो ये इनेमल क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, संक्षारित होने लगते हैं। यहाँ नोट करके लिख लेंगे, इसमें नोट करके लिख लेंगे आप लोग कि मानव शरीर का सबसे कठोर, मानव शरीर का इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है, तो याद रखेंगे, इसको पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग पदार्थ कौन है, तो होता है दांतों का इनेमल। दांतों में ही पाया जाता है, आपको हमने बताया। छठवां इसका इम्पोर्टेंस लिख लेंगे स्टूडेंट्स कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनमें एक डंक पाया जाता है, वो अम्ल होता है। तो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसे मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि कहते हैं जो मधुमक्खी का डंक होता है वह एक प्रकार का अम्ल छोड़ता है, एक अम्ल छोड़ता है जिसे हम लोग मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। यहाँ भी आप लोग लिख लेंगे कि जिसके कारण, जो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण इस अम्ल के कारण क्या होता है, दर्द का आभास होता है हमें, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अभाव होता है, दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि मधुमक्खियाँ जब काटती हैं तो हमें दर्द एवं जलन का अनुभव क्यों होता है, क्योंकि उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में अब पढ़ेंगे। तो इतना दैनिक जीवन में पीएच का महत्व आप लोगों ने पढ़ लिया, और कुछ पढ़ेंगे, जैसे कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जिसको दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं, तो उनके भी उदाहरण आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ से ढेर सारे जीके के क्वेश्चन बनते हैं, बार बार पूछा जाता है कि खट्टे आम में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, इमली में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो अगला हमारा है कुछ प्राकृतिक अम्ल, हेडिंग है
कुछ प्राकृतिक अम्ल, प्राकृतिक अम्ल, नेचुरल एसिड्स। तो पहला देखेंगे, पहला है स्टूडेंट्स सिरका। सिरका पदार्थ का क्या नाम है? सिरका। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र होता है CH3COOH, सूत्र होता है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं संतरा। संतरा, संतरा हो गया, जिसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेंगे साइट्रिक अम्ल, जिसको हम लोग सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तीसरा पदार्थ है जिसको हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो नींबू, नींबू में भी यही अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। अगला आप लोग देख लेंगे किसके, अगला पढ़ेंगे किस अम्ल के बारे में, तो उसको अम्ल का नाम हम बता दें, इमली हो गया। इमली, जिसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। पांचवा जो प्राकृतिक अम्ल है जिसको कहते हैं चींटी का डंक, चींटी का डंक, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ये सब याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मेथेनोइक अम्ल। छठवां पढ़ेंगे आप किस प्राकृतिक अम्ल के बारे में, जैसे टमाटर हो गया, टमाटर, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जैलिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल। सातवां आप लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो वो है नीटल का डंक, नीटल, नीटल का डंक। और नीटल के डंक में भी होता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल याद रखेंगे। एक और अम्ल के बारे में, एक और नेचुरल एसिड के बारे में हम बता दें, जिसको हम लोग कहते हैं दही। दही भी हम लोग क्या करते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जिसमें जो अम्ल पाया जाता है हम लोग कहते हैं लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो ये हमने कुछ प्राकृतिक अम्लों के नाम लिखे आपके सामने, जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल, नींबू में भी साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल, नीटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल। ये सारी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट बनाकर लिख लेंगे, नोट बनाकर लिख लेंगे। जो शुक्र होता है, जिसको हम लोग वीनस कहते हैं, शुक्र कोष्ठ में लिखेंगे वीनस, वीनस, वीनस का वायुमंडल, वीनस का वायुमंडल, का वायुमंडल, शुक्र का वायुमंडल किससे बना है, तो देख लेंगे। वीनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के, सल्फ्यूरिक अम्ल के, सल्फ्यूरिक अम्ल के, सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत, मोटे श्वेत, श्वेत, मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है, एवं पीले बादलों से बना है, बादलों से बना है, बना है।
तो ये नोट में लिख लेंगे आप लोग कि शुक्र जो ग्रह होता है उसका जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंस रहने वाली हैं आपके आगे के भविष्य के लिए, आगे की तैयारियों के लिए। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं स्टूडेंट्स। इन सारी चीज़ों को आप लोग लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। आपको बता दें कि यह जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं यदि पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे और अगले वीडियो तक वेट करेंगे। धन्यवाद।